ऑप्टिक्स का एक दूसरा टर्म जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, समझिएगा यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स क्या चीज है उसको आपको हम बता दें। यहाँ पे कि कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए कि वेव को भी मतलब लाइट को भी क्या मानना पड़ा, वेव मानना पड़ा। समझ में आ गया। विदाउट वेव माने वो एक्सपेरिमेंट शायद हम लोग का हो ही नहीं पाता, उसका जो इक्वेशन बना उसको हम प्रूफ कर ही नहीं पाते। समझ में आ गया। चलिए आपको हम बताते हैं कि आपने अगर कहीं पर एक बल्ब लगाया तो उसके चारों ओर क्या आपको मिला, ब्राइट मिला। अगर आप और एक बल्ब लगा दिए तो उसके उस स्थान पे आपको डबल ब्राइट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप दो बल्ब एक साथ जलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ जगह आपको अंधेरा दिखाई देगा और कुछ जगह आपको क्या दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। समझ में आ गया। अगर हम उसको उस इक्वेशन को पाने के लिए केवल रे फॉर्म में चलते तो वो इक्वेशन हमको नहीं मिलता। और हाइजेंस ने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया और प्रूफ करके बता दिया कि क्यों वो हमारा डार्क बनता है और क्यों वो हमारा ब्राइट बनता है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी आप टोटली वेव पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी मोड़ी रे की बात होगी और नहीं तो टोटल आपका क्या होगा, वेव की बात होगी। वेव में क्या होता है कि आप कहीं पर भी एक छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। जब डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वहां की जो मॉलिक्यूल्स होती है, पार्टिकल्स होती है, वो क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। समझ में आ गया। कंपन करने लगती है और अगले से जुड़े हुए पार्टिकल्स को भी क्या कराती है, कंपन कराती है। इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई पार्टिकल्स कंपन करते हुए वेव की फॉर्म पे क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पे पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ती है, केवल एनर्जी आगे बढ़ता है। समझ में आ गया। आपने एक रस्सी ले लीजिएगा, ठीक है, उधर एक कोई डंडा से बांध लीजिएगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर दीजिएगा, मतलब एक बार उसको क्या कर देंगे, हिला देंगे। अब जो पकड़े हैं उसको आप पकड़े ही हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हुए यहाँ का जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया हुआ उस टर्मिनल पे पहुंचती है। क्या वहां का रस्सी वहां पहुंचा, उस रस्सी को तो आप हाथ में पकड़े हैं, मतलब उस फॉर्म पे क्या ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। समझ में आ गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहा जाता है, तरंग कहा जाता है, जिसकी दो पार्ट होती है। जो नीचे की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, और ऊपर जो आता है हिंदी में उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, इंग्लिश में उसको क्रेस्ट कहते हैं। समझ में आ गया। दो ट्रफ या दो क्रेस्ट के बीच का जो दूरी है उसका वेवलेंथ कहलाती है, वेव का लेंथ। अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 2 पाई के बराबर आता है। समझ में आ गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक क्या बना देगा, वो सर्कल बना देगा, इसलिए उसका वैल्यू कितना आता है, 2 पाई आता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा वेव। ठीक, और इसका पहला टॉपिक हमारा पड़ता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव का मतलब हुआ तरंग। अब फ्रंट का मतलब क्या हुआ, आगे। वेव का अगला भाग क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। मतलब क्या समझे, मान के चलिए कि आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ठीक, यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टरबेंस क्रिएट किए, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने से यहाँ से क्या निकलती है, हमारा वेव निकलता है। क्या निकलता है, वेव निकलता है चारों तरफ। कभी आप तालाब में जाके पत्थर को फेंक के देखिएगा, सब तरफ से क्या निकलती है, वेव निकलती है। सिर्फ हम समझने के लिए 4 डायरेक्शन बना रहे हैं। ठीक, अगर ये वाला भाग देखिए, ये है तो ये वाला केवल ये है आपके लिए। अगर ये इसकी बात करें तो ये यहाँ पे क्या है ना, ये वाला यहाँ समझ में आया। तो जब एक साथ क्या बन रहा है, या वो नीचे की ओर घुस रहा है या ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इस पूरा सर्कल का पार्टिकल्स एक साथ ऊपर उठ रहा है और एक साथ नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो जो आपकी आंख से
जब आप इधर से खड़ा होके क्या करते हैं, इसको देखते हैं, तो आपकी नजर में जो सबसे फर्स्ट में दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ भाग या नीचे घुसा हुआ भाग, वही भाग क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है, वेव का अगला भाग कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये वेव फ्रंट कैसे फॉर्म हुआ, सब पार्टिकल सेम प्लेन पे एक साथ वाइब्रेट किया तब। समझ में आ गया? अगर इतना से इतना दूर का केवल पार्टिकल्स वाइब्रेट करता तो इतने ही दूर आपका वेव बनता, इधर नहीं बनता, लेकिन सब तरफ क्या कर रहा है, एक साथ यहाँ का पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, तब आपको एक साथ क्या दिखाई देता है, एक वेव दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स होती है, और ये मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे वाइब्रेट की तो सिर्फ यहीं पे ऐसा करेगा, वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल, आप एक थर्मोकोल लीजिए, ठीक है, उसको पानी में फेंक दीजिए और जस्ट उसके बगल में एक पत्थर मार दीजिए, यानी कि वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दीजिए। जब वहां से वेव क्रिएट होगा तो आप देखेंगे जो आपका थर्मोकोल्स रहेगा ना, जहां पे है वहीं पे ऊपर और नीचे होगा, लेकिन वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। आगे की ओर कौन बढ़ेगा, सिर्फ आपका वेव बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं बढ़ती है, केवल एनर्जी वेव की फॉर्म पे आगे की ओर बढ़ती है। समझ में आया? और जो सबसे आगे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहा जाता है। क्लियर? लिखेंगे यहां पे एक लाइन लिखिएगा, वेव फ्रंट इज group of all the point of wave which had same plane known as wave front, वेव फ्रंट। ध्यान देंगे बात को, ध्यान से देखिएगा। वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ, क्या है ये, एक ग्रुप है किसका, ऑल दी पॉइंट्स, जितना भी आपको ये पॉइंट है उस पॉइंट का। समझ में आ गया? जो एक ही प्लेन पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है। समझ में आ गया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहा जाता है। ये वेव फ्रंट हमारा 3 प्रकार की होती है बेसिकली। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वेव फ्रंट 3 प्रकार का, यानी कि टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा को कहा जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा को कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट। ये 3 प्रकार की हमारी वेव फ्रंट होती है। यहां ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका वेव फ्रंट कहलाएगा। हो गया? अब समझिए, यहां पे सेपरेट टॉपिक लगाइएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपके पास में एक छोटा सा लाइट हो, ध्यान से समझिएगा, क्या हो, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स लाइट हो, ठीक, उसको आप स्फीयर से क्या कर दीजिए, ढक दीजिए, जो ट्रांसपेरेंट हो, तो आप देखेंगे उसका चारों ओर इक्वली लाइट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए बल्ब को ही देख लीजिए आप, इसके सेंटर पॉइंट में क्या है, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, और ऊपर से उस क्या कवर किया है, ग्लास कवर किया गया है, तो सब तरफ लाइट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। उसका क्या मतलब कि सब चारों डायरेक्शन पे क्या हुआ, समान रूप से वेव क्रिएट हुआ। समझ में आ गया? और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाता है, जो स्फीयर की फॉर्म में बनता है। चलिए
डेफिनेशन लिखिए इसका। When a source of light, when a source of light is a point source, is a point source, then the wave front is formed. Then the wave front is formed. Is called spherical wave front. Spherical wave front लिख लिए। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब इसको क्या कर दिया आप, स्फीयर बना दिए, तो यहां से क्या निकला आपका, वेव निकला चारों ओर इस तरह से, है ना। ये देखिए, इसको आप एस मान लीजिए, एस मतलब सोर्स, और ये कैसा है, स्फीयर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाता है, उसका अगला भाग। आपने जब दशहरा पूजा होता है तो देखें, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल जैसा पेड़ सब में, मतलब वो लोग सजाने के लिए टांग के रखा हुआ है, वो किसका एग्जाम्पल है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है। उसके अंदर पे क्या है, एक बल्ब भी तो डाला रहता है। क्या आपको बल्ब नजर आता है, नहीं आता है, उसका वेव फ्रंट नजर आता है। कैसा, फुटबॉल जैसा गोल। समझ में आया, इसी को कहते हैं हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, थोड़ा सा इसी के नीचे नोट करके भी लिखिएगा। नोट, a line perpendicular to a wave front is called ray। क्या कहते हैं उसको, रे कहा जाता है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का क्या होगा, जो लाइन हमारा क्या मिले, परपेंडिकुलर मिले, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रे कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे ये आपका इस डायरेक्शन पे क्या चल रहा है, रे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी लाइन पे आपका क्या बना, वेव बना इस तरह से। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स, ये किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स ही तो बना हुआ है। ये पार्टिकल्स क्या करती है, अपनी जगह से वाइब्रेट करती है इस तरह से। ठीक, अगर इसका ऊपर में थोड़ा दूर गया है तो नीचे भी थोड़े दूर आएगा। क्यों थोड़े दूर आएगा, क्योंकि ऊपर जाने में उसमें जितना आपका एनर्जिया बना है उतना एनर्जिया नीचे भी बनाएगा। समझ में आ गया। अगर यहां से ये ज्यादा दूरी तय किया है तो ये ज्यादा दूरी तक नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां तक तो उसका फोर्स खत्म होगा, लेकिन फोर्स खत्म होने के साथ साथ उसमें एनर्जिया तो है। समझ में आ गया। या बस में चढ़े, बस रुक गया, लेकिन आप नहीं रुकते, आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, एनर्जिया के कारण। तो यहाँ पे उसका फोर्स क्या होता है, खत्म होता है, लेकिन ऊपर गया है तो उसका उसमें एनर्जिया है, इसीलिए वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और नीचे को रहेगा तो और किधर जाएगा, वो अपना कांस्टेंट पॉइंट पे। उस समय उसमें और एनर्जिया क्रिएट हो जाएगा तो और ऊपर की ओर जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये सब, ये जो रे ऑफ लाइट है उसका क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब बात समझ में आई। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। ये एरो का साइन जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रे कहेंगे। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट आइए, जिनका नाम है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो आपका वहां पे पॉइंट सोर्स होगा वो लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। तब आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, सिलेंडर जैसा मिलेगा। आपने ट्यूबलाइट देखा, ट्यूबलाइट इसी का एग्जांपल है। समझ में आ गया। उसमें पॉइंट सोर्स क्या होती है, लीनियर होती है। चलिए पहले इसका डेफिनेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हम।
when the source of light is linear, when the source of light is linear, then wave front is formed, known as cylindrical wave front. ध्यान से देखिए, ये आपका सिलेंडर ही है, ठीक। इसके ठीक सेंटर में आप क्या लगा देंगे, लीनियर पॉइंट सोर्स लगा दीजिए इस तरह से। इसमें हमारा बहुत सारा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, क्योंकि लीनियर शेप में है। तो चलिए हम 3 ही पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे और एक बीच में पॉइंट लेते हैं। इसका हर एक पॉइंट पे क्या है, हमारा पॉइंट सोर्स है, पूरा हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स है। लेकिन दर्शाने के लिए सिर्फ हम 3 को लिए हैं। तो यहां से निकलने वाली जो आपका वेव फ्रंट होगा वो इस तरह से बाहर निकलेगा। क्या समझ में आया? यहां भी इसी तरह से निकलेगी, इस तरह से। ये देखो, ये भी यहां पे इस तरह से बाहर निकलेगा और क्या करेगा, ये चारों तरफ फैलेगा। किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। ये पूरा आपका क्या है, ये पॉइंट सोर्स किस शेप में है, लीनियर पॉइंट सोर्स, एस मान लीजिए। चलिए हम इसको टोटली क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। थर्ड नंबर, प्लेन वेव फ्रंट। चलिए ध्यान से देखिए, अगर आपके पास में पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, क्या हो, पॉइंट सोर्स, तो वो कैसे वेव फ्रंट बनाता है, स्फेरिकल बनाता है। अभी तो आपने लिखा, yes, तो आपके पास में क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो ये क्या बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक। अगर आप इस वेव फ्रंट को बहुत दूर से देख रहे हैं, कितना, बहुत दूर से देख रहे हैं, मतलब ये तो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे की ओर इस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां तक पहुंचते तक इसका जो वेव होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया को कवर करेगा। मतलब इसका जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा हर एक टर्न पे। होगा या नहीं होगा, बोलो। समझ पा रही है? yes, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिखाई देने वाला ये क्या दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया? वेव कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से वेव निकल रहा है और यहां तक पहुंच रहा है। ध्यान से देखिए, है ना। लेकिन आपको बहुत दूर होने के कारण जो लाइट आप तक पहुंचेगी वो कर्व ना दिखाई दे के क्या दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। और इसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। समझ में आ गया? यह है तो क्या, सर्कुलर ही है, लेकिन कुछ एरिया तक हमको क्या दिखाई देता है, प्लेन दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। इसको प्लेन वेव फ्रंट। क्या इससे घटनाएं नहीं घटती है, घटती है। ये इसका सोर्स, पॉइंट सोर्स। चलिए पहले डेफिनेट कर लीजिए, उसके बाद ये फिगर बना दीजिएगा। लिख लीजिए, when the point source of light is at very large distance, such a wave front is called plane wave front.
प्लेन वेव फ्रंट। ये देखिए, ये आपको प्लेन ही दिखाई दे रहा है ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया। प्लेन वेव फ्रंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। लिखिए, when ray of light passing through convex lens, all the ray of light converge at one point and form converge at one point to form converging wave front। its direction to be incident of light डायरेक्शन। एक बार बताते हैं आपको कि अगर किसी प्रकाश की किरणें को आप कहां से गुजार देते हैं, कन्वेक्स लेंस से गुजार देते हैं, तो टोटल लाइट को क्या करता है, एक ही पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। समझ पा रही है? क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, यानी कि सबको एक पॉइंट पे क्या कर देगा, मिला देगा। अब वो एक जगह मिलाया तो वो क्या बना, पॉइंट सोर्स बना। अब पॉइंट सोर्स बना तो वो क्या बनाना शुरू करेगा, वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा। और इस वेव फ्रंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आपका वेव फ्रंट उसमें फॉल हुआ है, उसी डायरेक्शन पे बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं बनती है। ये यहां पे लिखा गया है। समझ में आ गया? चलिए फिगर में यहां पे क्लियर होगा सब चीज। ये आपका कन्वेक्स लेंस है ना? इस लेंस में आप क्या फॉल कराएंगे, लाइट फॉल कराएंगे इस तरह से। देखिए, ये टोटल लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, एक ही पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, बोलिए। ठीक, आप इस पॉइंट पे मिलाया तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा इस डायरेक्शन पे बनेगा, इधर बनेगा, ना कि इधर बनेगा। समझ में आ गया? इधर बनेगा, जिस डायरेक्शन से आपका लाइट इंसिडेंट हुआ है उसी डायरेक्शन पे इसका वेव फ्रंट बनेगा। ये देखिए, इस तरह से इसका वेव फ्रंट बनेगा, इधर नहीं बनेगा इसका वेव फ्रंट। ध्यान देने वाली बात। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा, यही आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहलाएगा। वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहलाएगा। दूसरा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट,
इसका फिगर को पहले समझ लीजिए। ये लाइट को क्या करेगा, डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या करेगा, बोलिए, डाइवर्ज करेगा। समझ में आ गया? डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये इधर, और जो सेंटर से पास होती है वो तो डायरेक्टली पास होता है, बाकी को डिफाइनाइट डायरेक्शन पे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। समझ में आया? तो इस केस पे इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस डायरेक्शन पे बनेगा। देख लीजिए, ये इस डायरेक्शन पे क्या बनेगा, इसका वेव फ्रंट। यही वेव फ्रंट क्या कहलाएगा, इसका डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट डायरेक्शन पे दिखा दीजिए रेखा। क्या आप इसको डेफिनेट कर पाएंगे? डेफिनेट कर पाएंगे? जो आप लिखे हैं इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें देखिए वेव फ्रंट हमारा इधर बना था, इसमें वेव फ्रंट उधर बना। ये लाइट को कन्वर्ज किया, ये लाइट को डाइवर्ट किया। चलिए अगले टॉपिक और बढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक। पहले आप इसको समझिए, ये क्या कहा उसको। आप पहले फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, आप पहले समझेंगे, ठीक है? चलिए, हाइजेंस प्रिंसिपल, इसको हम दो टर्म में लिखेंगे, दो पार्ट में लिखेंगे। पहले आप समझिए हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा। हाइजेंस प्रिंसिपल ने कहा कि अगर हमारे पास में कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, तो ये क्या बना लेता है, वेव फ्रंट बनाता है। क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हुआ, तो ये क्या बनाया, वेव फ्रंट बनाया इस तरह से। अब इसका जो बना हुआ वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर से एक न्यू डिस्टरबेंस क्रिएट करके नया वेव फ्रंट बनाता है। क्या मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से क्या बना, हमारा वेव फ्रंट बना। और ये जो वेव फ्रंट बना, ये हमारा न्यू सोर्स ऑफ क्या है, वेव फ्रंट है। न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। यहां फिर से क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और यहां से क्या बनेगा, फिर से वेव फ्रंट बनेगा हर एक पॉइंट से। समझ में आ गया? चलिए हम कुछ पार्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं। सपोज दैट यहां से एक पार्टिकुलर पॉइंट लिए, तो यहां से और एक क्या बनेगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से। हर एक पॉइंट पे इसी तरह से बनेगा। अगर यहां से आप लिए, तो यहां भी क्या करेगा, एक वेव फ्रंट बनाएगा इस तरह से। देख रहे हैं, यहां लिए तो ये भी क्या करेगा, एक वेव फ्रंट बनाया। हर एक पॉइंट क्या बनाएगा, आपका वेव फ्रंट बनाएगा। देख रहे हैं ना, इसी तरह से दिखाई दिया हर एक पॉइंट। ये तो हम थोड़ा सा दूर दूर कर रहे हैं, ये पूरा क्या है, क्लोजली पैक्ड है। और अपना क्या बनाएगा, ये वेव फ्रंट बनाएगा इस तरह से। देख रहे हैं, हर एक पॉइंट इस तरह से क्या बनाया, वेव फ्रंट बनाया, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम एक नया फिगर यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट को लेके, ठीक है। चलिए पार्टिकुलर पॉइंट को अगर लेते हैं, तो ये इसका क्या है, वेव फ्रंट है। तो इसका कुछ पार्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं, ये पॉइंट क्या बनाएगा, अपना एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। सपोज और एक को लिए, तो ये भी अपना क्या बनाएगा, एक नया वेव फ्रंट। यहां भी पॉइंट है, तो ये भी क्या बनाएगा, एक वेव फ्रंट। यहां है तो ये भी क्या बनाएगा, आपका एक वेव फ्रंट बनाएगा। समझ में आया? अब ये वेव फ्रंट बनाया, तो उन्होंने क्या कहा, हाइजेंस ने कहा कि ये जो सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, जिससे हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट बना था, इसको
इस सोर्स ऑफ लाइट को उन्होंने कहा प्राइमरी वेवलेट्स। क्या कहा? प्राइमरी वेवलेट्स। और इस प्राइमरी वेवलेट से बना हुआ वेव फ्रंट को उन्होंने कहा प्राइमरी वेव फ्रंट। समझ में आ गया? और जब सेकेंडरी, आप यहां से ये पॉइंट सोर्स फिर बना, इसको क्रिएट कौन किया? प्राइमरी वेव फ्रंट। डिस्टरबेंस क्रिएट किया और नया सोर्स बनाया, तो इस सोर्स को सेकेंडरी वेवलेट्स कहा गया। क्या कहा गया? सेकेंडरी वेवलेट्स। और इसके द्वारा बनाया गया वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा गया। क्या बात समझ में आया मेरा? तो यही चीज किसने कहा था? हाइजेंस ने। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? हाइजेंस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसको हम 2 पॉइंट करके लिखेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट पहले लिखिएगा, फिर आप फिगर बनाइएगा। चलिए, ये पॉइंट सोर्स, ठीक, ये पॉइंट सोर्स को आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। ये क्या बनाएगा? ये वेव फ्रंट बनाया। ये वेव फ्रंट को क्या कहा गया? प्राइमरी वेव फ्रंट कहा गया, ठीक है? अब हाइगेंस ने क्या कहा कि जो वेव फ्रंट्स है वो फिर से क्या करेगा? डिस्टरबेंस क्रिएट करके नया वेव फ्रंट का निर्माण करेगा। न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट होगा उसमें। बहुत सारे इसमें पॉइंट है। yes, तो यहाँ का पॉइंट फिर क्या बनाया? वेवलेट्स बनाया। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दिया, ये क्या कहलाया? सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाया, ठीक। और इसका द्वारा बनाया गया जो वेव फ्रंट है वो क्या कहलाया? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाया। अब तो समझी? तो ये भी आपका क्या है? सेकेंडरी। ये भी क्या है? सेकेंडरी। ये भी क्या है? सेकेंडरी। अब तो समझ में आया? अगर आप इसको टच करा देते हैं इस तरह से, ध्यान से देखिए, बाहर और अंदर दोनों तरफ से, तो आपको कुछ इस तरह से नजर आता है। देख रहे हैं आप? तो ये वाला भाग, ये वाला या ये वाला, ये क्या है आपका? सेकेंडरी वेव फ्रंट है। समझ में आ गया? ये वाला बोलिए या ये वाला, ये क्या है आपका? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये वाला क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। समझ में आया? और ये वाला क्या है? प्राइमरी वेवलेट्स। और ये सब ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स है। क्या बात समझ में आया? लिखिए इसका पहला स्टेप। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट मतलब हमने बताया, देखिए यहां पे हर एक पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ही तो है, नहीं था क्या? देखिए, वेव फ्रंट act as fresh source of new disturbance called, क्या कहते हैं? सेकेंडरी। यहां पे ना क्रिएट हो रहा है, ये वाला को बोला क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स कॉल्ड। हाँ, ये नया ही तो है, नहीं है? सेकेंडरी वेवलेट्स which are traveling in all direction in the speed of light, लाइट के स्पीड के बराबर वो चारों दिशा में क्या होता है? ट्रैवल करता है। देखिए यहाँ पे चारों दिशा पे है या नहीं है? समझ पाई? इसका सेकंड स्टेप, सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिए इसका। द सरफेस टचिंग, देखिए कौन कौन सरफेस टच किया है? ये लाइन आपको दिखाई दिया, ये लाइन और
ये लाइन सरफेस को टच किया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सरफेस टचिंग कौन कौन? ये वाला और ये वाला, अंदर वाला और बाहर वाला। सरफेस टचिंग these secondary wavelets tangentially सेकेंडरी वेवलेट्स का ये जो इसको टच किया है ना, ये सेकेंडरी वेवलेट से क्यों बना हुआ है? क्या बना हुआ है? सेकेंडरी वेवलेट से बना हुआ है। टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंटली, स्पर्श जिसको कहते हैं हिंदी में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या बात समझ में आया? ये लाइन और ये लाइन अंदर का क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेवलेट्स तो ये फिगर ड्रॉ कीजिए, सबको थोड़ा सा समझिएगा इस तरह से। यहां ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। ये वाला आपका क्या था? बोलिए। प्राइमरी वेवलेट्स है कि नहीं है? ये वाला ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही तो किए हम यहाँ पे। नहीं समझ में आया? सर वही वाला ड्राइंग ये बीच वाला आंसर हम लोगों का ये वाला सब ये अब ये यहाँ पे आपका क्या होगा? फिर से ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? हर एक पॉइंट डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा इस तरह से। आप समझ पाई? तो ये भी अपना क्या बनाएगा? वेवलेट्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये भी बनाएगा अपना। अब तो समझ में आया? ये भी अपना वेवलेट्स बनाएगा इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पे ये आपका लाइन टचिंग हुआ, इधर से भी ये क्या हुआ? लाइन टचिंग हुआ। अब बोलिए, ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब क्लियर होगी? सेकेंडरी वेवलेट्स। जबकि ये वाला, ये और ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। वेव फ्रंट कहलाएगा। समझ पाइए आप? दोनों फिगर आपका बेसिकली बुक में ये फिगर दिया हुआ रहता है, दोनों ही रहता है। देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से? प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अब रिफ्रैक्शन है मतलब हमारे पास में दो मीडियम होगा। समझ पा रही है? तभी तो क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्शन होगा। और आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या करती है? इंटर करती है, तो उसका पाथ क्या होता है? बेंड हो जाता है। कारण कि उसका स्पीड क्या होती है? बदल जाती है। ठीक, चलिए ये देखिए हमारे पास में दो मीडियम। कितना मीडियम? दो मीडियम। ऊपर वाला को आप रेयर मानिए, नीचे वाला को डेंसर मान लीजिए।
ये वाला कौन सा मीडियम है हमारा? रेयर मीडियम। और इसको क्या मान लेंगे? डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं? μ2। ये मीडियम 1, मीडियम 1, ये मीडियम 2। चलिए हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर यानी कि डेंसिटी से बना हुआ है, तो बताइए इसका डेंसिटी कम है किसकी अपेक्षा में? इसकी अपेक्षा में है या नहीं है? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि μ1 इज लेस देन μ2। क्लियर हो रही है बात? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि ऊपर का जो डेंसिटी है वो कम है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। इसका ज्यादा है डेंसर का, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे आपको और जानकारी दे दें, जहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और जहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। समझ में आया? चलिए इसमें हम फोल कराते हैं लाइट। इसमें क्या फोल करा दिए? लाइट। पैरेलल लाइट है, रे ऑफ लाइट। ये किस मीडियम से फोल हो रहा है? डेंसर मीडियम से। और इंटर किस में कर रहा है? रेयर मीडियम पे। डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है और डेंसर मीडियम में फोल करेगा, तो इसका पाथ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? चलिए इसका पाथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंड हो जाएगा इस तरह से। ये पाथ इसका बेंड हो गया। ठीक, यहां पे आपको आप समझिएगा इस पॉइंट को कि अगर आप इसको पैरेलल ले लें, क्या ले लें? पैरेलल, इस तरह से ले लें। ध्यान से देखिएगा। अब अभी से यहां से ये लाइट की दूरी यहां और यहां से ये लाइट की दूरी दोनों अभी क्या है? इक्वल है या नहीं है? है। मतलब यहां से जब दोनों लाइट चलना शुरू किया तो ये लाइट यहां पे पहुंचेगी, उस समय ये लाइट यहां पे पहुंचेगी। क्या मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ पाई? और एक बार ध्यान से देखना कि दोनों लाइट यहां से चलना शुरू किया, ये लाइट चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचा, उस समय ये लाइट इस पॉइंट पे पहुंचेगी या इस पॉइंट पे पहुंचेगी? इस पॉइंट पे पहुंचेगी, क्योंकि दोनों का स्पीड अभी क्या है? सेम है या नहीं है? तो इस पॉइंट का नाम आप मान लीजिए ए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए सी, और इस पॉइंट का नाम ले लीजिए बी। ठीक, इसको पहला रे मान लीजिए, इसको दूसरा रे मान लीजिए। मतलब पहला रे जब पॉइंट ए पे पहुंचेगी उस समय दूसरा रे पॉइंट बी पे पहुंचेगी। क्या बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, जब दूसरा रे कहां पर पहुंचेगी? सी पर पहुंचेगी, उस समय से पहला रे हमारा डेंसर मीडियम में इंटर कर चुका होगा। नहीं होगा? यहां से इसको दूरी तय करने में तो समय लगेगा कुछ। तो उस समय से ये भी क्या करेगा? डेंसर में कुछ दूरी को तय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन यहाँ पे लाइट स्पीड है और जब इधर घुस जाएगा तो कम हो जाएगा। मतलब मान के चलिए यहाँ से इसका दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो लाइट क्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी तय कर पाएगी? नहीं, 10 सेंटीमीटर नहीं करेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम तो करेगी। दूरी हिसाब से भी हम बना दिए। यहाँ पे दूरी क्या है? ज्यादा, यहाँ पे दूरी कम। यानी कि ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगा उस समय यहाँ का लाइट यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि अब स्पीड क्या हो गया इसका? घट गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये इसको हम इस जगह पे क्या कर देंगे? मिला देते हैं। आया समझ में? चलिए हो गया।
एक नॉर्मल लाइन अगर आप यहां से खींच देते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे भी ये कितना डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ है। अगर आप यहाँ क्या खींच देते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं इस तरह से, ये क्या है आपका नॉर्मल, तो ये एंगल ये आपका कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये वाला कितना बना, 90, और इसको देखिएगा तो ये भी कितना है, 90 है, नहीं है, है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आपका आई है, ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या है, आई, तो ये एंगल आपके लिए क्या होगा, 90 माइनस आई, नहीं होगा? ये एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं है, ये एंगल कितना हुआ, आई, तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस आई होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस आई, बताइए जल्दी। 120 माइनस आई, हाँ आई होगा, ये एंगल कितना होगा, आई होगा, बताएं? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां से इसका ये डिग्री कितना, ये यहां से ये कितना, 90, ठीक, और यहां से ये कितना, 90 माइनस आई, माइनस 90 माइनस आई, माइनस से माइनस को काटिए, क्या बचा, आई बचा। अब भी नहीं समझ में आया, आया, मतलब ये ब्रैकेट्स में है, नहीं समझ में आया, ये दोनों तो एक साथ है ना, क्लियर? डाउट है अभी भी? तो ये एंगल क्या हो गया आपका, आर, नहीं है, है। यहां भी एक नॉर्मल अगर आप खींच देते हैं इस तरह से 90 डिग्री पे, ये देखिए, तो ये एंगल कितना हुआ, फिर से बोलिए, जल्दी बोलो, 90 माइनस आर, तो ये आर है। इस पॉइंट का नाम डी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, डी। ये पॉइंट का नाम ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ठीक। इस मीडियम पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, किस मीडियम पे, रेयर मीडियम पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, ν1, और इस मीडियम का वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, ν2। हो गया? चलिए अब समझते हैं इसको। लेट 1 and 2 are the incident rays and 1 dash 2 dash 1 dash 2 dash, यहां पे लिख लीजिएगा, इसको 1 dash, इसको 2 dash, ठीक। 2 dash are the refracted ray, if V1 is the velocity in µ1 medium and V2 is the velocity of µ2 medium, हो गया? Let t is the small t is the time taken by the light to go from B to C and A to D.
A to D। समझिए ये क्या बोला कि B से C में जितना समय किसने लगाया, ट्रैवल करने में लाइट ने लगाया, उतना ही समय A से D आने में लगाया। यही तो लिखे हैं आप। एक बार फिर से, ये दोनों लाइट यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। ये लाइट जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा उस समय आपका सेकेंड रे पॉइंट कहां पे पहुंचेगी, डी पे पहुंचेगी। ठीक, अब यहां से ये लाइट डी से कहां पे पहुंचती है, सी पे, तो उस समय ये लाइट कहां तक, कहां पहुंचेगी, डी पे पहुंचेगी। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट, एकदम बच्चा तरीका से उठा रहे हैं। वी नो दैट टाइम इक्वल टू लिखे डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 4 हो गया। फॉर एरर मीडियम, ऊपर का मीडियम के लिए निकालेंगे। फॉर क्या बोल रही है, क्या गलती हो गया? फॉर रेरर मीडियम, देखिए उधर है। आप क्या निकाल रहे हैं, टाइम के लिए क्या लिखें, टी। यहां से यहां दूरी तय किया गया समय टी है, और यहां से यहां दूरी तय किया गया समय टी है। तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना, बीसी, डिस्टेंस रेयर मीडियम के लिए बीसी, स्पीड कितना, न्यू1 नहीं था। हाँ, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फॉर डेंसर मीडियम, टाइम तो वही लगेगा। डेंसर मीडियम में दूरी कितना, एडी, और वेलोसिटी न्यू2। इक्वेशन सेकेंड। ये कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम लोग लेंगे। क्या मिलेगा आपको, बोलिए, BC बाई AD इक्वल टू क्या होगा, AD न्यू2 बाई न्यू1। नहीं समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अगेन इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिए, ABC कौन सा एंगल है, I। इस I के बदले में हम क्या लिखेंगे, साइन I। क्या लिखेंगे, साइन I। साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है P/H। तो बताइए वहां पे P कौन है और कौन H? हाँ, BC बाई AC, BC बाई AC। ठीक, तो BC इक्वल टू क्या मिलेगा, BC इक्वल टू AC साइन I। अब तो समझ में आया होगा, समझ पाई? थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। चलिए, अगेन इन ट्राइंगल्स, दूसरा ट्राइंगल्स हमारे पास में कौन है, ADC है। ADC R क्या लिखेंगे, साइन R इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वही होता है। क्या होगा, AD बाई AC। ठीक, तब क्या होगा, AD इक्वल टू
AC sin R। हो गया। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 3, हमारे पास में इक्वेशन 3 है। यस सर। चलिए क्या लिखा हुआ है? बी BC कहीं पे हमको है, कहीं BC? यस सर। BC के बदले में क्या लिखेंगे? AC sin I बाई AD के बदले में AC sin R इक्वल टू न्यू2 बाई न्यू1। AC से AC कैंसल। हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इधर कि आपका वेलोसिटी और डेंसिटी में मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या संबंध है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। यही तो यहाँ पे है। यस सर। है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? मतलब क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? उल्टा, यस सर। उल्टा संबंध। और ध्यान से देखिए इधर, आपके पास में क्या बचा? आप साइन I बाई साइन R इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? हाँ जल्दी बोलिए। μ2। तो μ2 के जगह में क्या हो जाएगा? मतलब V2 है तो V2 के जगह में क्या हो जाएगा? ये हम गलती लिखे क्या? हाँ? अच्छा यहाँ पे हाँ, सुधार दीजिए। ये V1, ये क्या था? V2। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? V1 बाई V2। ठीक। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? V1। क्या है? V1। तो V1 के जगह में क्या चलाएगा? ये उल्टा प्रोपोर्शनल इनवर्सली। ये देखिए V1 का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है? V1 है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? μ2। V1 का उल्टा क्या होगा? μ2 बाई V2 का क्या हो जाएगा? μ1। अब तो समझ में आया? इनवर्सली है कि नहीं है? बराबर लेकिन उल्टा। आपका V1 का क्या था? μ1, लेकिन उल्टा संबंध रखता है, इसलिए μ1 ना होकर क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। यही मिलेगा क्या? यस सर। गलती बन गया? नहीं सही है? यस सर। हाँ हो गया। थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज प्रूफ स्नेल्स लॉ। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कौन? स्नेल्स लॉ। चलिए